जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद फैजी में। तो आज से हम आप सबों के लिए एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं बीपीएससी पीटी में पूछे गए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के संग्रह को लेकर। तो आज के इस श्रृंखला का पहला सीरीज हम शुरू कर रहे हैं 64वीं बीपीएससी जो पीटी में प्रश्न पत्र पूछे गए थे उसको लेकर। और ये जो प्रश्न पत्र आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये 64वीं बीपीएससी पीटी का आयोजन जो 2018 में इसका आयोजन हुआ था। यह टेस्ट सीरीज डी का यह बुकलेट सीरीज डी का यह ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। इसी से में जो जीके के जो प्रश्न थे उसी को हम आज आप लोगों के समक्ष देखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना रुके वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए बिना रुके वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। दूसरी तरफ जो प्रश्न पत्र दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ जो प्रश्न है, चलिए उसकी भी हम लोग साथ ही साथ दोनों प्रश्नों को देखते चलेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को हम लोग देख सकें। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? यानी प्रतिदिन जो सूर्योदय होता है सूरज उगता है और सूर्यास्त होता है सूरज डूबता है, तो अपनी धुरी पर जब घूमता है तो यह सबसे पहले किसने बताया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राजगीर। राजगीर में महात्मा बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हो गया उसके बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगीर में हुई थी। और बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थी जिसको आप इस तरह याद कर सकते हैं, रा वै पा हु, यानी राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडग्राम कश्मीर। चलिए अगला प्रश्न है, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बालपुत्र देव। बालपुत्र ही देव ही एक ऐसा शासक था जो स्वर्ण भूमि का राजा था और जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था। बढ़ते अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा जारी का प्रचलन किया था? यानी सोने की मुद्रा, सोने के जो रुपए हैं, मुद्रे हैं, उसको व्यापक पैमाने पर यानी बहुत बड़े पैमाने पर सबसे पहले किसने चलाया था? तो इसका सही हो जाएगा बीमा कदफिसेस। इन्होंने ही व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाया था। दूसरी तरफ का जो प्रश्न है इसको देखते हैं, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी थी? तो यह इतिहास की एक पुस्तक है जो हम लोग प्राचीन काल में यह पुस्तक लिखी गई थी और इसको किसने लिखा था? तो इसको लिखा था आपका, सही उत्तर हो जाएगा इसका, इसमें ई है, किसने लिखा था? तो चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसका तो उत्तर है इनमें से कोई नहीं, तो सही इसका उत्तर क्या होगा इसको आप हम बताते हैं। तो ये जो पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, तो इसका बीपीएससी ने ई आंसर से चेक करवाया था और इसका सही उत्तर है विलियम एच हॉफ। विलियम एच हॉफ ने इस पुस्तक को लिखा था। बढ़ते अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है? यानी कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से यानी किस किताब से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी,
तबकाते नासरी। तबकाते नासरी एक पुस्तक है जिससे यह साबित होता है बिहार पर बख्तियार खिलजी ने पहली बार हमला किया था, और इसका पूरा विवरण आपको तबकाते नासरी में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है जो कि 40 नंबर प्रश्न है आपका। तो इसका सही उत्तर ई होगा, चूंकि यह प्रश्न भी विवादित रहा था और इसका उत्तर बीपीएससी ने आयोग ने ई चेक करवाया था, यानी ऑप्शन नंबर 5। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। नहीं, उसने दावा कर दिया कि फसल जो आप ज़मीन में लगाएंगे उसकी जो नपाई होगी उसका हम आधा राजस्व के रूप में आपसे लगाने के रूप में, टैक्स के रूप में लेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वह सबसे विख्यात शासक हुए और यह अपनी क्रूर नीति के लिए भी जाने जाते हैं, जिसमें सबसे इनका जो नीति है वो बाजार नियंत्रण जो था वह बड़े पैमाने पे और व्यापक पैमाने पे, सफल पैमाने पे बाजार नियंत्रण की प्रणाली को भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही लागू किया था। अगला प्रश्न है यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम फिंच जो एक इतिहासकार है, और इन्होंने यह कथन दिया है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त जो मंजिल बना था उसके निर्माण में जिसका निर्माण कार्य लगभग 40 वर्षों तक चला और 5,000 से लेकर 20,000 तक लोगों को उसमें रोजगार मिला था। उन्होंने इतने दिनों तक काम किया था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से जुड़े थे। तो ये जो सूफी और भक्ति आंदोलन है उससे संबंधित, इतिहास के भक्ति आंदोलन से संबंधित ये प्रश्न है। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस सिलसिले से जुड़े थे, किस संप्रदाय से जुड़े थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सुहरावर्दी संप्रदाय से। शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है कश्मीर का अकबर जो है वह किस व्यक्ति को कश्मीर के अकबर के नाम से कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सुल्तान कुतुबुद्दीन। सुल्तान कुतुबुद्दीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फ्राइजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। तो फ्राइजी आंदोलन का शुरुआत किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह ने फ्राइजी आंदोलन की शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है जो चंपारण आंदोलन से संबंधित है। महात्मा गांधी का सबसे सफल आक्रमण जो चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में, तो चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था। चंपारण आने के लिए जब महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो चंपारण में जो नील मजदूर थे उनकी दुर्दशा को देखते हुए चंपारण आने के लिए किस किसान ने इनको आमंत्रण किया था। तो प्रश्न इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल नाम का एक व्यक्ति था, किसान था, जिन्होंने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया कि आप चंपारण आइए और यहाँ के जो नील मजदूर हैं उनकी आप दशा को देखिए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह पुस्तक किसने लिखी है। तो ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत चलता फिरता क्वेश्चन, सब लोग जानते हैं। दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया भी कहा जाता है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, कई अन्य नामों से भी इनको जाना जाता है। तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये जो पुस्तक है इसके लेखक है दादा भाई नौरोजी। अगला जो दूसरी तरफ पेज पे जो प्रश्न दिखाई दे रहा है 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पटाखा किसने उठाया। यानी 1929 का जो ये अधिवेशन आपका लाहौर में हुआ था। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में किसने यह मुद्दा उठाया कि भारत को पूर्ण स्वराज, पूर्ण रूप से स्वाधीनता चाहिए, पूर्ण स्वराज की पटाखा को उठाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही 1929 के अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में यह मुद्दा उठाया कि पूर्ण स्वराज, भारत को पूर्ण स्वराज चाहिए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है
बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1885। 1885 और 1885 की एक और घटना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में 1885 में ही हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो बंगाल और बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1885। अगला सामने वाला का जो प्रश्न उसको हम लोग देख लेते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? यानी बिहार में सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी का जो गठन किया गया, तो इसकी स्थापना कब हुई? तो 1931 में। और 1931 में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ था, जिसको हम लोग कहाँ हुआ था? यह कराची में हुआ था। तो कराची अधिवेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो प्रश्न है आपका, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1931। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में बना? यानी आज का जो बिहार वर्तमान स्वरूप है, ये तो आपका झारखंड जो 2000 में बट गया, उसके बटने के बाद आया। लेकिन हम इतिहास के पन्नों में चल रहे हैं, इतिहास की बात कर रहे हैं। तो बिहार कब स्वतंत्र प्रदेश के रूप में आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1912। इससे पहले बिहार और बंगाल एक संयुक्त प्रांत हुआ करता था, लेकिन 1912 में जब बंगाल और बिहार को अलग अलग दो प्रांत बना दिए गए, दो स्वतंत्र प्रदेश बना दिया गया, तो 1912 के बाद बिहार एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में, स्वतंत्र राज्य के रूप में जाना जाने लगा। फिर बिहार से ही बट के आप जानते हैं कि उड़ीसा बटा 1936 में, उसके बाद फिर आपका झारखंड बटा, और अभी जो वर्तमान स्वरूप बिहार का देख रहे हैं वो झारखंड के बटने के बाद का स्वरूप है। अगला जो प्रश्न है, इस प्रश्न को देखते हैं। ये अगला प्रश्न है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? यानी बिहार के कौन ऐसा नेता था जिसने पहली बार कांग्रेस के मंत्रिमंडल सभा का नेतृत्व किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। और श्री कृष्ण सिंह के बारे में हम लोग और भी बातें जानते हैं कि श्री कृष्ण सिंह जो है हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में भी जाना जाता है। और श्री कृष्ण सिंह को बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय बिहार के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उसे प्रधानमंत्री के नाम से ही जाना जाता था। तो प्रश्न है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? जिसका सही उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हंगरी। हंगरी जो है वह स्थल रुद्ध देश है, यानी लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री, स्थल रुद्ध देश कहने का मतलब होता है कि ये जो देश है जिसका नक्शा है, तो चारों तरफ से इसके जो है वह स्थल ही स्थल, यानी कोई किसी न किसी देश से ही घिरा हुआ है। किसी भी तरह से समुद्र नहीं है, यानी इस देश में कि किसी भी किनारे पे, किसी भी बॉर्डर पे समुद्र नहीं है, बल्कि चारों तरफ से यह जो है वह किसी न किसी देश से ही घिरा हुआ है। तो ऐसे देश को हम लोग लैंड लॉक कंट्री या स्थल रुद्ध देश कहते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये तो चर्चित क्वेश्चन है, सऊदी अरब। सऊदी अरब एक ऐसा मात्र देश है जो संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर सबसे बड़े पैमाने पे, बृहद पैमाने पे कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है और दूसरे देशों को निर्यात करता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? यानी कौन ऐसा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल सभी द्वीपों से बड़ा है? तो ये आपका हो जाएगा बोर्नियो द्वीप। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? कौन ऐसी पहाड़ियाँ है जो मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो ये तो आप ऑप्शन से छांट सकते हैं। गारो, खासी और जयंतिया जो है वह मेघालय का है। तो इसमें से सही उत्तर आपका हो जाएगा भुवन पहाड़ियाँ जो है वह मेघालय पठार का अंश नहीं है। आसानी से आप ऑप्शन देख के ही छाट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, यानी कौन ऐसा प्रदेश है जिसमें भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पंपराज। पंपराज में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। अगला प्रश्न है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, यानी इसमें निम्न में से कौन ऐसा दर्रा है जो सबसे ऊंचाई पर अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाथुला दर्रा। और यह किस राज्य में है, तो यह भारत के सिक्किम राज्य में है। सिक्किम में और भी राज्य जैसे जेलेब दर्रा भी आपका सिक्किम में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चीन। आज भी चीन जो है वह रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। अगला प्रश्न है, क्रेवास मृत्तिका जो जाफरान यानी केसर का एक स्थानीय प्रकार का है, जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी पाई जाती है। तो कौन ऐसा जगह है जो जाफरानी केसर का एक स्थानीय प्रकार है, उसके लिए पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कश्मीर। वैसे भी केसर जो होता है वह सबसे ज़्यादा भारत के जम्मू कश्मीर जो क्षेत्र है, जो जम्मू कश्मीर हिमालय का जो क्षेत्र है, उसी में यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो 2011 के जनगणना से संबंधित है, क्योंकि अभी 2011 के बाद तो भारत में दूसरी कोई जनगणना हुई नहीं है। 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन हुई नहीं, तो अभी तक जनगणना से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे आपको 2011 से संबंधित ही प्रश्न आएंगे। तो कोई सा भी एग्जाम हो, आप एक बार 2011 के जनगणना को देख के जरूर जाएंगे। तो चलिए प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31%। भारत की जो कुल जनसंख्या में नगरों में निवास करने वाले लोगों का जो प्रतिशत है वह 31% है, और 69% जो लोग होते हैं वह गाँवों में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर को शुगर बाउल भी कहा जाता है। तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को हम लोग चीनी के कटोरा के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है इसमें आपको प्रश्न है, भारत सरकार के नीति यानी नीति आयोग जो है, पहले इस आयोग को योजना आयोग के नाम से जाना जाता था और इसका अब नाम बदल दिया गया है। अब इसे हम लोग नीति आयोग से इसके नाम से जानते हैं। तो जो आर्थिक निर्धारण का चिंतन समूह है, तो नीति का पूरा नाम यानी नीति जो होती है नीति आयोग, इसका फुल फॉर्म को आपको बताना है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी इसको हिंदी में हम लोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भी कह सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला प्रश्न है, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। यानी भारत जो है वह कौन ऐसा एकमात्र खनिज है जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो ये हो जाएगा आपका चादरी अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व में प्रसिद्ध है, यानी नंबर 1 पे है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। यानी भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद भारत के जो राज्य थे उनको पुनर्गठित किया गया और भाषा के आधार पे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1956 में भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया। और भाषाई आधार पर पुनर्गठित होने वाला पहला जो राज्य है वह कौन सा है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश जो था वह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। जो एक आंदोलन हुआ था तेलुगु भाषियों के लिए। तो चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चर्चा करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, प्रश्न अभी बहुत है। तो अगला प्रश्न है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, यानी बिहार जो है वह भारत में एक राज्य के रूप में बना, कब बना। तो ये जो पिछले प्रश्न कब बना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1936। जब बिहार से उड़ीसा अलग हो गया उसके बाद बिहार जो है वह एक राज्य के रूप में जाना जाने लगा। 1936 से पहले जब बंगाल से बिहार अलग हुआ, जो संयुक्त प्रांत था, तो संयुक्त प्रांत से बिहार के बंटने के बाद 1936 तक बिहार एक प्रांत के रूप में ही जाना जाता था। लेकिन 1936 में जब उड़ीसा को बिहार से बांट दिया गया उसके बाद बिहार को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जाना जाने लगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत बहुत पुराना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़गपुर की पहाड़ियाँ। खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो है बिहार का जो है भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत सबसे पुराना है। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे निम्नतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार का जो है स्थान जो है वह तृतीय है। निम्नतम साक्षरता में बिहार का स्थान जो है वह भारत के सभी राज्यों में तीसरे स्थान पे है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जुलाई 2018 में पटना बिहार के कितने जिलों में से पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9, यानी बिहार के जो थे 9 जिले थे वह पटना जिले से उसका जो स्थल है, जो उसका जो बाउंड्री है, सीमा है, वह उससे सीमाबद्ध था, सटे हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो भारत जो है वह जूट का उत्पादन करता है, बिहार जो है जूट का उत्पादन करता है, तो भारतीय राज्यों में इसका स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय। पहला जो है वह आपका पश्चिम बंगाल है और दूसरा स्थान वह किसका है? तो बिहार का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, यानी बिहार का जो भूमि है वह अधिकांशतः भूमि किस रूप में आच्छादित है? बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस रूप में आच्छादित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कछारी मिट्टी। मिट्टियों का जो प्रकार होता है कछारी मिट्टी, तो इसके जो अधिकांश भाग है वह कछारी मिट्टी से ही आच्छादित है। आज का अगला प्रश्न है, बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएँ हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि आधारित। चूँकि बिहार में उद्योग धंधों की बहुत कमी है, बड़े बड़े जो फैक्ट्रियाँ कल कारखाने हैं इसकी बिहार में तो एकदम न के बराबर है, तो ज़्यादातर आपको कृषि आधारित उद्योग जो है खेती बाड़ी संबंधित उद्योगों में ही बिहार में ज़्यादा रोजी रोजगार की संभावना है। तो आज का हमारा ये श्रृंखला कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर श्रृंखला अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।